मस्ट डू का जो सिलेबस है उसका जो सेकंड हमने बुक की है राजनीति विज्ञान वाली, उसका ये चैप्टर 6 है राजनीतिक दल। ठीक है, इसको हम करते हैं। इसमें राजनीतिक दल का अर्थ क्या है? एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करता है, राजनीतिक दल कहलाता है। राजनीतिक दल के 3 हिस्से या घटक होते हैं: नेता, सक्रिय सदस्य और समर्थक, यानी लीडर, एक्टिव मेंबर और जो सपोर्टर होते हैं। इस तरीके से यानी वो सत्ता के लिए जो संघर्ष करते हैं वो राजनीतिक दल कहलाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। राजनीतिक दल के कार्य, राजनीतिक दल के जो कार्य हैं उसको इस तरीके से हम समझ लेंगे। चुनाव लड़ना, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के सामने लाना, कानून निर्माण में सहायता करना, चुनाव हारने पर शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाना और जनमत निर्माण में दल मुद्दों को उठाते हैं और उस पर बहस करते हैं। एक तरीके से ये लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में भी काम करते हैं और लोकतंत्र में सत्ताधारी दल में शासक के रूप में भी काम करते हैं। उसके बाद है राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों है। राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों है? नंबर 1, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र जहाँ भी होगा वहाँ के लिए राजनीतिक दल के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना राजनीतिक दल के वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता है, क्योंकि आज संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पहले तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता, एक सभा में सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया जाता था और जनता से राय ले ली जाती थी। लेकिन आज जो है जनसंख्या अधिक होने के कारण सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा ना किया जा सकता है, तो इसलिए राजनीतिक दल जो है जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो जनता तो सभी फैसले नहीं कर सकती, जाके सारी जनता तो संसद में नहीं बैठ सकती ना, जनता के अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से कानून निर्माण में सहायता करते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाते हैं। राजनीतिक सरकार अगर कुछ गलत कानून बनाती है तो सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाते हैं और लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। ये कड़ी के रूप में भी काम करते हैं। जो जनता जो है सारी समस्याएं तो सरकार को नहीं बता सकती, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए राजनीतिक दल एक माध्यम बनता है। दलीय व्यवस्था, दलीय प्रणाली। विश्व में 3 प्रकार की दलीय प्रणाली है। जैसे एक दलीय प्रणाली, ये व्यवस्था, इसमें देश की सत्ता एक ही दल के पास होती है, जैसे चीन। यहाँ एक ही दल है, कोई दूसरा दल होता ही नहीं है। फिर उसके बाद है 2 दलीय व्यवस्था। कई देशों में सत्ता 2 ही दलों के बीच होती है, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन, जहाँ पर आपने डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नाम की 2 पार्टियाँ होती हैं। और ब्रिटेन और अमेरिका, उसमें सत्ता जो है 2 ही दलों के पास होती है, यानी कभी एक दल की सरकार बन जाती है, कभी दूसरे दल की सरकार बन जाती है। बहुदलीय व्यवस्था, ऐसे देश जहां बहुत से दलों को सत्ता में आने का अवसर मिलता है, जैसे भारत। भारत एक बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है। लोकतंत्र के लिए बहुत उत्तम भी मानी जाती है बहुदलीय व्यवस्था। इसके बाद है गठबंधन की सरकार या मोर्चा। जब चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तब वह अन्य दलों से मिलकर गठबंधन बना लेती है। ऐसी सरकार को गठबंधन की सरकार कहते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। जब चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत ना मिले, अन्य दलों से मिलकर गठबंधन बना लेती है, तो ऐसी सरकार गठबंधन की सरकार कहलाती है। भारत में 3 बड़े गठबंधन हैं। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA। दूसरा गठबंधन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बनाया गया गठबंधन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA। तीसरा गठबंधन था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बनाया गया गठबंधन वाम मोर्चा। इस तरीके से 3 प्रमुख गठबंधन भारत के अंदर बनाए गए थे। दलीय व्यवस्था, कौन सी दलीय व्यवस्था बेहतर है? एक दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, क्योंकि चुनाव के समय लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं होता। एक दलीय दल चुनाव लड़ता है, तो एक दलीय व्यवस्था बेहतर नहीं मानी जाती। बहुदलीय व्यवस्था को बेहतर माना जाता है, क्योंकि चुनाव के समय लोगों के पास बहुत से विकल्प होते हैं, बहुत सारे दल चुनाव लड़ते हैं।
इसके बाद है चुनाव आयोग द्वारा दलों को मान्यता देना। देश की हर पार्टी दल को चुनाव आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। जो भी पार्टी चुनाव लड़ेगी पहले उसको चुनाव आयोग में पंजीकरण कराना पड़ेगा। आयोग सभी दलों को समान मानता है, पर बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देता है। सभी दलों को समान मानता है, लेकिन जो बड़े दल होते हैं, जो नेशनल लेवल के दल होते हैं, उनको कुछ सुविधाएं कौन देता है? चुनाव आयोग उन्हें कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है, जिसका प्रयोग पार्टी का उम्मीदवार ही कर सकता है। इस विशेषाधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल भी कहते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त दल बन सकता है। ठीक है। इसके बाद है भारत में 2 प्रकार की राजनीतिक पार्टियां दल, राष्ट्रीय दल, प्रांतीय दल, क्षेत्रीय दल और प्रांतीय दल कहलाते। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल या प्रांतीय दल कहलाती है। प्रांतीय दल यह कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहती है, होते हैं। जैसे आपकी समाजवादी पार्टी है, ये कुछ उत्तर भारत तक ही सीमित है। ठीक है। इसी तरीके से आपकी क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी कुछ समय तक दिल्ली और कुछ स्टेट तक सीमित थी। तो ये क्षेत्रीय पार्टियां कहलाती हैं। जैसे तृणमूल कांग्रेस है, वो क्षेत्रीय पार्टी थी। ठीक है। अगर कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या इससे अधिक हासिल करता है और कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करता है, तो उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलती है। राज्य के रूप में मान्यता, दल की मान्यता के रूप में उसको कम से कम 6% तो वोट मिलनी चाहिए पूरी वोटों का, और 2 सीटें कम से कम जीतनी चाहिए, तो तब वो राज्य का राजनीतिक मान्यता प्राप्त दल बनेगा। और प्रांतीय दल प्रांतीय हितों में रुचि लेता है, जैसे आम आदमी पार्टी, जनता दल, शिवसेना आदि। ये प्रांतीय हितों में रुचि लेते हैं प्रांतीय दल। प्रांतीय यानी राज्य के दल, यानी जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में है तो राज्य के दल वो उसमें रुचि लेते हैं। राष्ट्रीय दल ये पूरे देश में फैले होते हैं। राष्ट्रीय दल, अगर कोई दल लोकसभा के चुनाव में 6% या 4 राज्यों की विधानसभा में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटें जीतता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। ठीक है। राष्ट्रीय दल राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में रुचि लेता है, जैसे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी आदि। राजनीतिक दल की चुनौतियां। नंबर 1, वंशवाद की चुनौती। राजनीतिक दल के सामने अत्यधिक महत्वपूर्ण चुनौती वंशवाद की चुनौती है। अनेक दलों में शीर्ष पदों पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। ये दल अन्य सदस्यों के साथ अन्याय करते हैं। ये वंशवाद की चुनौती बहुत बड़ी समस्या भी है। इससे काबिल लोग आगे तक नहीं आ पाते। नंबर 2, आंतरिक लोकतंत्र की कमी। दलों में सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति या समूह में रहती हैं, वही सारे निर्णय लेते हैं। आंतरिक चुनाव भी नहीं कराए जाते। पार्टी के अंदर गतिविधियों के बारे में साधारण सदस्यों को कोई जानकारी नहीं होती। नंबर 3, बढ़ती हुई पैसे की भूमिका। पार्टी को चुनाव जिताना होता है, जिसके लिए वह ज़्यादा धन देने वाली कंपनियों और अमीर लोगों से पैसा लेकर उनको फ़ायदा पहुंचाने वाली नीतियां और फैसले लेते हैं। यह भी एक चुनौती है। आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। चुनाव के समय राजनीतिक दल अपराधी प्रवृत्तियों के उम्मीदवार खड़े करते हैं, जो मतदाताओं को डरा धमकाकर उनके पक्ष में वोट डालने को मजबूर करते हैं। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ निर्णय लिए हैं। वैकल्पिक हीनता। वर्तमान में राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में अंतर बहुत कम रह गया है, अतः कई बार एक नए नेता का चुनाव करना भी कठिन हो जाता है। दल बदल की चुनौती। जब कोई व्यक्ति जिस पार्टी के टिकट पर जब कोई व्यक्ति जिस पार्टी के टिकट पर चुना जाता है, उस पार्टी से अपनी निष्ठा हटाकर दूसरी पार्टी पर ले जाता है, तो उसे दल बदल कहते हैं। आजकल बहुत सी पार्टियों में ऐसा देखा जा रहा है। इस पर एक कानून भी बना है, दल बदल कानून। लेकिन अगर किसी पार्टी के
सदस्य दूसरी पार्टी में या एमएलए उसमें शिफ्ट हो जाते हैं तो वो हो सकते हैं। तो ये अभी भी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। राजनीतिक दलों में सुधार हेतु सुझाव। राजनीतिक दल में सुधार हेतु सुझाव क्या है? दल बदल कानून को सख्त किया जाए, अपराधी पार्टियों में ना जाएं, महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व रखी जाएं, राजनीतिक दलों में समय समय चुनाव हो और राजनीतिक दलों के काम को पारदर्शी बनाया जाए। ये कुछ सुझाव हैं। इसके बाद राजनीतिक दलों के सुधार के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए। विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। उच्चतम न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति और अपने विरुद्ध चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया। नंबर 3, चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए संगठित चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी कर दिया है। दल के प्रमुख पदों पर औरतों के लिए 1/3 आरक्षण होना चाहिए। 5, चुनाव का खर्च सरकार उठाएगी। दल के प्रमुख पदों पर औरतों के लिए 1/3 आरक्षण होना चाहिए और 5, चुनाव का खर्च सरकार उठाए। ये सुधार होने चाहिए और प्रयत्न किए जाने चाहिए। जो हमारे राष्ट्रीय लेवल के दल हैं उसमें आपके बीजेपी, सबसे पहले आती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना 1885 में हुई। फिर उसके बाद आपकी आती है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इसकी स्थापना 1980 में हुई। फिर बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, इसकी स्थापना 1984 में हुई। और फिर कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम 1964 में हुई। और सीपीआई ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये 1925 में हुई। और फिर उसके बाद राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी 1999 में हुई। और तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी 1998 में हुई। नेशनल पीपल्स पार्टी 1913 में हुई। इस तरीके से 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और बाकी आप क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में तो जानते ही हैं। ठीक है, इसके निम्नलिखित क्वेश्चन आप देखोगे राजनीतिक दल का प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो राजनीतिक दल के प्रमुख घटकों के में जैसे हमने ऊपर ही डिस्कस किया था आपके साथ कि सत्ता के लिए एक तो ये संघर्ष होते हैं और इनका कार्य जो है नीति निर्माण के जनता के सामने लाना, कानून निर्माण में सहायता करना। इस तरीके से इसके अंदर ये क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन सी दलीय व्यवस्था लोकतंत्र के लिए अच्छा मानी जाती है और क्यों, यानी बहुदलीय व्यवस्था। और क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसमें विकल्प मौजूद होते हैं। इस तरीके से इसको डिटेल में लिखना है। दल बदल से आप क्या समझते हैं? दल बदल यानी हमने अभी तक तो एक विचारधारा के साथ उसको जीत लिया, लेकिन कल को उसको धोखा देकर दूसरे दल में चला जाता है पैसों के लालच में। तो ये एक तरीके से लोकतंत्र के लिए खतरनाक भी है। भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली है? भारत में बहुदलीय प्रणाली है। इसको डिटेल में समझाएंगे। राष्ट्रीय दल क्या है? तो राष्ट्रीय दल के लिए बताया गया कम से कम 6% वोट हासिल करें वो लोकसभा चुनाव में और 4 सदस्य कम से कम उसके जीते हों तो उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। 3 से 5 अंक वाले हैं। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों का होना शर्त है। इस कथन का उदाहरण सहित लिखिए। ये बहुत अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? भारतीय लोकतंत्र में इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय दल और प्रांतीय दलों में क्या अंतर है? ये बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो कि राष्ट्रीय दल किन्हें कहते हैं और प्रांतीय दल किन्हें कहते हैं। जिन्हें नेशनल लेवल पर 6% वोट मिले हों वो राष्ट्रीय दल कहलाते हैं। जिन्हें जो पूरे देश में हों वो राष्ट्रीय दल कहलाते हैं। साथ ही जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल लेवल पर अपनी भागीदारी देते हों वे राष्ट्रीय दल कहलाते हैं। और क्षेत्रीय दल है क्षेत्रीय लेवल पर जिनको 6% मतदाता का वोट मिला हो और कम से कम 2 सदस्य उनके जीते हों तो ये प्रांतीय दल कहलाते हैं। ठीक है, इनका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है और आपकी समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय दल है। राजनीतिक दल के किन्हीं 4 कार्यों की व्याख्या कीजिए। राजनीतिक दल के 4 कार्य जैसे जनता की बात सरकार तक पहुंचाना, सरकार का गलत नीतियों का विरोध करना, सत्ता के लिए संघर्ष करना और लोकतंत्र के लिए आवश्यक होना
जनता को विकल्प मुहैया कराना। राजनीतिक दलों के किस प्रकार सुधार किए जा सकते हैं, कोई 5 उपाय बताइए। इसमें सुधार के 5 उपाय ये अभी हमने डिस्कस किए थे, जिसमें सुधार हेतु सुझाव है दल बदल कानून को सख्त किया जाए, अपराधियों को पार्टियों में ना लिया जाए, महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व रखी जाए, राजनीतिक दलों को समय समय चुनाव हो और राजनीतिक दलों में काम को पारदर्शी बनाया जाए। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हमारा दूसरा चैप्टर है इसी किताब का, लोकतंत्र वाली में, लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन क्या कहलाता है, हमारा लोकतंत्र कहलाता है। ये हमारा एक महत्वपूर्ण चैप्टर है किसका, पॉलिटिकल साइंस का, यानी राजनीति विज्ञान का। तो लोकतंत्र का परिणाम में लोकतंत्र का अर्थ क्या है, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, लोकतंत्र सबसे बेहतर शासन व्यवस्था है इसमें, क्योंकि इसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलते हैं। लोकतंत्र को वैध शासन व्यवस्था माना जाता है क्योंकि इसमें कानून के अनुसार शासन चलता है। लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, प्रत्येक नागरिक के प्रति सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लोकतंत्र में पारदर्शिता होती है, जिससे अंतर्गत एक सुदृढ़ और उचित प्रक्रिया के तहत फैसले लिए जाते हैं, यानी फैसले को लेने के लिए बहुत सोच समझकर काम किया जाता है। लोकतंत्र की विशेषता है, लोकतंत्र नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। आपने देखा होगा जहाँ भी लोकतंत्र होगा वहाँ अमीर गरीब, ऊंचा नीचा और धार्मिक विभेद इस तरह का कोई भी काम नहीं हो सकता। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति के महत्व को बढ़ाता है। लोकतंत्र के लिए हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र के फैसलों में बेहतरी आती है। जब हम फैसला सभी की राय मशवरे से करते हैं तो फैसले में बेहतरी आती है। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की संभावनाएं रहती हैं। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की संभावनाएं रहती हैं। लोकतंत्र टकराव को टालने और संभालने का तरीका है। लोकतंत्र जो है टकराव को टालने और संभालने का तरीका देता है। लोकतंत्र एक उत्तरदायी, जिम्मेदारी और वैध शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र में नागरिकों को आर्थिक शोषण से बचाया जा सकता है। लोकतंत्र में नागरिकों को आर्थिक शोषण से बचाया जा सकता है। तो ये सभी क्या थे, लोकतंत्र की विशेषताएं थी। इसके बाद लोकतंत्र के फायदे के साथ खामियां भी हैं, जैसे कुछ आर्थिक विकास की दर धीमी होती है क्योंकि फैसले लेने में इसमें देरी लग सकती है। लोकतंत्र में फैसले लेने में देर लग जाती है कभी कभी, ये भी इसकी एक खामी है। सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त रहता है। सरकार में जो है भ्रष्टाचार मिल जाता है लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र के अंदर जनहित के चक्कर में नागरिकों पर कोई दबाव नहीं डाला जाता, अतः जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, आर्थिक विकास में कमी देखने को मिलती है। कानून के समक्ष सब समान होते हैं, इसके बावजूद भी लोगों में भेदभाव निहित रहता है। लोकतंत्र में कमियां होने के बावजूद भी, ये सब 5 पॉइंट जो हैं इसके लोकतंत्र की खामियां भी हैं। इसके बाद है लोकतंत्र में खामियां होने के बावजूद भी इसे सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था क्यों माना जाता है। नंबर 1, इसमें पारदर्शिता रहती है। लोकतंत्र में साफ और निष्पक्ष तथा लगातार चुनाव होते रहते हैं। लोकतंत्र में जनमत को महत्व दिया जाता है। जनमत के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों को समानता और गरिमा अथवा गौरव को सुरक्षित रखा जाता है। लोकतंत्र में सभी के एक ही वोट का अधिकार एवं मूल्य होता है। लोकतंत्र में समाज के विभिन्न गरीबों और अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के विकास के लिए आर्थिक नीतियां बनाई जाती हैं और उन्हें विशेष सहायता दी जाती है। यानी एक ही वोट होगी, ये नहीं होगा कि पैसे वाला है तो उसकी एक वोट बराबर 100 वोट के बराबर और एक गरीब है तो उसकी वोट आधे वोट के बराबर, ऐसा नहीं होता है। देश के आर्थिक विकास में सभी की भागीदारी हो, इसका प्रयास किया जाता है लोकतंत्र के अंदर। नंबर 6, आर्थिक असमानता और गरीबी को दूर करने के लिए लोकतंत्र में विशेष उपाय किए जाते हैं। नागरिकों की आज़ादी और गरिमा लोकतंत्र में सुरक्षित रहती है। ठीक है बच्चों। इसके बाद है गैर लोकतांत्रिक सरकार या तानाशाही सरकारें।
सरकार कहलाती हैं, वे अपने नागरिकों के अधिकारों को वंचित रखती हैं। जैसे वहाँ के नागरिक वोट नहीं दे सकते, वहाँ की सरकार का विरोध नहीं कर सकते, उन्हें अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं होती। तानाशाही शासन व्यवस्था में सरकार की आलोचना करने पर नागरिकों को जेल में डाल दिया जाता है, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा था, इसमें आप लोकतंत्र के महत्व को समझ गए होंगे। इसमें लोकतंत्र में किस का शासन होता है, यानी जनता का शासन होता है। इसकी बहुत अच्छी एक उदाहरण हम दे सकते हैं इब्राहिम लिंकन की परिभाषा के माध्यम से। प्रजातंत्र में नागरिकों को दिए जाने वाले कोई दो अधिकार बताओ। प्रजातंत्र में दिए जाने वाले नागरिकों के दो अधिकार जो हमने अभी पढ़े थे। लोकतंत्र के अंदर विशेषता है कि गरिमा को बढ़ावा मिलता है, लोकतंत्र में गलती सुधारने की वो होती है, और सरकार बदलने का भी अधिकार क्या कहते हैं, जनता के पास होता है। ठीक है। लोकतंत्र को विश्व की सबसे अच्छी शासन व्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सभी को समानता के आधार पर फैसले लिए जाते हैं और पारदर्शिता बनी रहती है। लोकतंत्र में फैसले लेने में देरी के कारण हो सकता है, ठीक है, देरी के कारण कई होते हैं, क्योंकि कई बार आम राय ना बनना और क्या कहते हैं किसी एक हित का नुकसान होना या जनता के अहित की बात होना, इस तरीके से उनमें फैसलों में देरी हो सके। लोकतंत्र की विशेषताएं लिखें, इसमें हम लोकतंत्र की विशेषताएं बता सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से ये आप किस प्रकार शासन व्यवस्था में रहना चाहोगे, क्यों, इसके बारे में बताएं। क्योंकि अगर जैसे आप देखोगे जहाँ पर राजतंत्र या तानाशाही होती है वहाँ पर उसी की चलती है। जैसे राजा है, पहले के ज़माने में राजा होते थे कि भाई ये व्यक्ति, मुझे इस व्यक्ति को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दो, उसकी बात सुनी नहीं, इस तरीके से होता था। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा कुछ नहीं होता। गैर लोकतांत्रिक कमियों के साथ साथ लोकतंत्र में खूबियों की कमी नहीं है। आप इस कथन के सहमत हैं? तर्क सहित दें। ठीक है। गैर लोकतांत्रिक सरकार शासन व्यवस्था में नागरिकों की किन स्वतंत्रताओं को छीन लिया जाता है? तो बोलने की आज़ादी, ये सभी स्वतंत्रताएं गैर लोकतांत्रिक उसमें छीन ली जाती है। आप सरकार का विरोध नहीं कर सकते। इस तरीके से हमने चैप्टर को पूरा पढ़ा, समझ लिया। अब इस चैप्टर को आराम से कर लेंगे। इन दोनों चैप्टर को, वीडियो को देखें और कोई कमी हो तो वो जल्द से जल्द बताएं। ठीक है। ये आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मस्ट डू की। ये दो किताब है आपकी पॉलिटिकल साइंस वाली, उससे ये वाली वीडियो बनाई गई है। थैंक यू।